गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सिटीजनशिप के ऊपर, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्ट 2 में सिटीजनशिप जो आपके आर्टिकल 5 to 11 तक चलते हैं। ठीक है, इसमें हमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो यही थी कि सिंगल सिटीजनशिप जो भारत में है, इसका आइडिया कहाँ से लिया गया था, सोर्स क्या था, यूनाइटेड किंगडम यूके। आज की जो बात होगी, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट को, जो हमारा पार्ट रहेगा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर। अब फंडामेंटल राइट हमारे क्या होते हैं, तो आपको बताएं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोगों का है, वो आपके फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार हैं आप लोगों के जो आपसे छीने नहीं जा सकते, बट कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पे छीने जा सकते हैं, तो इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जो आप लोगों का है, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा बात करता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो, आप लोगों ने याद रखना है कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारी होती हैं, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, क्या ये लिमिट में होते हैं या लिमिटलेस होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब होता है कि इनकी एक लिमिट होती है, इनकी एक सीमा होती है। ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड। इसको थोड़ा आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार होंगे, उनको छीना जा सकता है आपके। कैसे छीना जा सकता है? जब भी आप लोगों की इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है, इमरजेंसी जब आप लोगों की होगी, नेशनल इमरजेंसी, उस समय छीना जा सकता है। मार्शल लॉ लगाया जाता है देश में, तब इनको छीना जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आप लोगों को कहा जाए कि जो आप लोगों के फंडामेंटल राइट होते हैं, क्या ये परमानेंट होते हैं? परमानेंट नहीं होते हैं, लिमिट होती है इनकी भी। ठीक है, लिमिटलेस नहीं, लिमिटलेस वर्ड यूज किया जाएगा वहां पे, परमानेंट नहीं होगा, लिमिटलेस। तो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। ओके, इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट होते हैं, क्या ये जस्टिसएबल होते हैं या नहीं। तो आपने याद रखना है, जस्टिसएबल होते हैं। आपके अधिकार आपसे अगर छीने जाते हैं, तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं अपने। ठीक है, और डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, हाई कोर्ट में भी नहीं जाना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। पहले हमारे जो वो फंडामेंटल राइट थे, वो होते थे 7, अब हो गए हैं एक, इसमें से निकाल दिया गया है, अब हो गए हैं 6। क्वेश्चन आएगा, एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो आप लोगों का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। संपत्ति का अधिकार जो आप लोगों का जो आता था पहले, ये आता था आर्टिकल 31 में। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, आर्टिकल 31 और 19 का पार्ट एफ, इसमें ये आते थे। बट राइट टू प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था। उसके अंतर्गत इसको रिपेल कर दिया गया था, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। ओके, और ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, अभी ये आपका लीगल राइट हो चुका है। अब ये राइट नहीं रह के लीगल राइट आपका बना दिया गया है। और अब जो आपका आर्टिकल राइट टू 40 प्रॉपर्टी है, ये आर्टिकल 300A में इसको शिफ्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में आता था, अब नहीं है, और 19F में आता है आप लोगों का। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब ये एक लीगल राइट बन चुका है। 300A में आप लोगों को
ये देखने को मिलेगा जब आप 300A वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है कि हमारे टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं इनकी जो संख्या है वो हो गई है अब 6। इसमें आप लोगों को सिर्फ सिंपल सिंपल बातें याद रखनी है जो आपके एग्जाम में आती हैं। जैसे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में आता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड नंबर पे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास। 19 से 22, 19 से 22 तक आएगा। थर्ड आप लोगों का जो रहेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 23 और 24 में आएगा। और की अगर हम बात करें तो आपके पास सांस्कृतिक, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट होगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो हमारा होता है वो हमारा आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक रहेगा, इसको ध्यान रखना। फिर अगर इसमें हम बात करें आर्टिकल जो हमारा 5 होगा। अच्छा, एक मैंने मिस किया कोई, कौन सा गया? फोर्थ। अच्छा, इसको फिफ्थ नंबर पे कर दो। फोर्थ नंबर पे आप लोग लिखो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। धर्म के लिए भी आपके पास अधिकार होगा। तो ये आपका आर्टिकल 25 से 28 तक आएगा। और जो हमारा लास्ट रहेगा आर्टिकल 6, जो सॉरी 6 राइट हमारा जो होगा वो होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आप लोगों की होती हैं वो हमारा आर्टिकल 32 में आएगा। ठीक है, 31 मैंने नहीं लिखा क्योंकि बताया पीछे राइट टू प्रॉपर्टी बंद हो चुका है अब, है ना। तो इस तरह आप लोगों ने याद रखने हैं। जिस तरह के आप लोगों के एग्जाम हैं उसमें सिर्फ ये पूछे जाते हैं, इनके डिटेल नहीं पूछे जाएंगे। डिटेल पूछे जाते हैं आपके एचएस वगैरह में, बट एचएस में नहीं आए इस बार। जो एचएस में इस बार राइट वाला क्वेश्चन आया है फंडामेंटल राइट के ऊपर, तो बता दूंगा मैं कौन सा आया है। ठीक है, तो इनको याद रखना आप लोगों ने। डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इनको, और ज़्यादा डिटेल में हम डिटेल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे अगर आपको कोई अलग से कुछ बताते हैं तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बीच में मैंने आपको आर्टिकल 12 नहीं बताया, तो आर्टिकल 12 के बारे में सबसे पहले समझिए। आर्टिकल 12 जो आप लोगों का है यहाँ पे दी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। अब जो मैं पीछे आप लोगों को कल बता रहा था जहाँ पे आपके टेरिटरी वर्ड बार बार यूज किया जा रहा था, अब बात आएगी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आपके राज्य की बात होगी। ठीक है, सारी सारी बात इसी में होगी, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट की बात होगी, आपकी पार्लियामेंट्री की बात होगी। ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी आर्मी हो गई, एलआईसी हो गई, बैंकिंग हो गई, डिफेंस हो गया, ओएनजीसी कंपनीज हो गई, नवरत्न जो होती हैं आप लोगों की, ऐसे सारा कुछ है ना। लोकल एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई। तो इन सब का वर्णन, लोकल एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज का मतलब जैसे आपकी पंचायत होगी, आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका वगैरह होगी, इन सब का वर्णन जो आपका आर्टिकल 12 में किया गया है। तो ये ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन राइट ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टेट आएगा, इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पूछेगा जो आपका एग्जाम है जिस तरह से, है ना। तो आर्टिकल 13 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 13 आप लोगों का जो होगा ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है आर्टिकल 13 आप लोगों का सीधा सा है कि आपका कोई भी लॉ क्रिएट हो किया जाता है, एनी लॉ विच इन कंसिस्टेंट और कंट्रोवर्शियल विथ
फंडामेंटल राइट। ठीक है। शैल वी डिक्लेयर null and void by judiciary, बाय जुडिशरी। इसमें सीधा बताया गया है कि कोई ऐसा आप कानून ला देते हैं जो कानून आपके फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके अगेंस्ट है, तो जो आपका जुडिशरी है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसकी हेल्प से उस कानून को निरस्त किया जा सकता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कोई भी कानून आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उस फंडा जो भी कानून है उसको क्या कर सकता है, उस कानून को रद्द कर सकता है। ये बात है आर्टिकल 13 में। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने फंडामेंटल राइट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की, समानता का अधिकार। ठीक है। इसमें हम बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, डिटेल आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, ना आएगी। आपको इतना सही क्वेश्चन आएगा कि बताओ राइट टू इक्वालिटी किस में है, समानता का अधिकार किस में है। तो इसमें आप लोगों ने कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है। अगर डिटेल में क्वेश्चन बनाना होगा इन्होंने तो ये बना देगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ये आता है। एक आता है आपका इक्वालिटी या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो इसमें क्या रहता है, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो कानून के समक्ष समानता है वो कहाँ से लिया गया है इसका, तो ये लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम। और जो कानून के समान संरक्षण होता है वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया गया है। इसमें क्या होता है, कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि सभी कानून के सामने क्या है, एक समान है। अमीर के लिए भी वही कानून होगा, गरीब के लिए भी कानून होगा। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट में जो एक मूर्ति होती है उसके ऊपर काली पट्टी लगाई होती है, कानून के सामने सभी एक बराबर है। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग जैसे समझिए, कोई अमीर पर्सन होगा, कोई रिच पर्सन होगा और कोई पुअर पर्सन होगा। मान लो इसने भी सेम क्राइम किया और इसने भी सेम क्राइम किया। जैसे अभी वो हमारा हुआ नहीं था पुणे, जो रोड एक्सीडेंट में लड़का भाग गया था ना, जिसने उड़ा दिए लड़के पोर्श कार वाला। तो उसमें क्या होगा, मान लो इन्होंने आपको कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत बोल दिया कि लो जी आप क्या करेंगे, आप फाइन के रूप में 1 लाख रुपए भर दो। और बेचारा ये होता तो इसको भी बोलते कानून के समक्ष आप भी 1 लाख भर दो, है ना। तो यहाँ पे अगर एक जो आपका अमीर इंसान होगा उसके लिए 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक गरीब इंसान के लिए ये 1 लाख बड़ी बात है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप लोगों ने इस तरह समझ सकते हैं कि दोनों के लिए इक्वल लॉ होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए कम होगा किसी के लिए ज्यादा होगा। सम्मान संरक्षण जब आप लोगों का आएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि सबको कानून जो होगा वो इक्वल रूप से क्या करेगा, संरक्षित करेगा। आप लोग सबकी क्या करेगा, वो सेवा करेगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग उसको भी जानते हैं कि कोई रिच पर्सन जाएगा तो उसकी सुनवाई पहले होती है, गरीब वगैरह ऐसा नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, जो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपसे सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया और आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है ना। तो इसको आप लोग अपने पास याद रखें। तो ये जो बात आप लोगों की है, ये आर्टिकल 14 में हमें कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए समान है और समान संरक्षण इसमें दिया गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एक चीज याद रखनी है कि इसमें कुछ अपवाद हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन केस हो आप लोगों के होते हैं। एक्सेप्शनल केस जो आप लोगों के होंगे, जो थोड़े से हमारे डिटेल क्वेश्चन आता है इसमें, है ना। आप लोगों को तो नहीं आएगा, बट याद रखें आपसे कभी लाइफ में कोई पूछ ले तब भी आपके काम आ सकता है। जैसे प्रेसिडेंट होता है, एमपी होता है, एमएलए होता है, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता इन सिविल मैटर। सिविल मैटर का कोई केस इनके ऊपर हो जाता है
तो ना आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर भी आप लिख लें साथ में, इनके ऊपर सिविल मैटर का आप केस नहीं लगा सकते। अब देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर तो डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते हैं, बट जो आप लोगों का एमएलए है और एमपी है, इसके ऊपर देखो, इनके ऊपर लगाना है तो आप लोगों को सबसे पहले 2 महीने पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा। अब एमएलए और एमपी का पता है क्या सिस्टम रहता है, तो इसमें जैसे मान लो आजकल सेशन चले हैं मॉनसून के, तो जब भी सेशन चला होगा, इनका सेशन का टाइम होगा, उस समय आप इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल केस या कोई सिविल मैटर केस नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको इनके ऊपर कोई भी इस तरह का सिविल मैटर लगाना है तो 40 दिन पहले लगाना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट होने से पहले। अदरवाइज 40 दिन बाद लगाना पड़ेगा, सेशन खत्म होने के बाद। तो ये बेसिक सी चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आज तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है, बट आपको बेसिक इन चीजों का पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, तो सिविल मैटर केस जब आप लोगों के होंगे उन्हीं के बारे में यहाँ बात की जाएगी। आर्टिकल 14 कंप्लीट, जहाँ पे हमें इक्वालिटी बताई गई है, किसके समक्ष? कानून के समक्ष। ठीक है, इक्वल बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की यहाँ पे बात की गई है। अब बात करेंगे आर्टिकल 15 की, तो इसमें बात की गई है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, तो यहाँ पे बात है स्टेटस की। अब स्टेटस किस तरह का, वो वाला स्टेटस नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि राइट अगेंस्ट किसी का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जैसे जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोई रेसिज्म होगी आप लोगों की। एक मिनट रुकना, यहाँ से आप लोगों के ऊपर जेंडर के अकॉर्डिंग, आपकी रेसिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी नस्ल होती है, जाति के आधार पर कास्ट होती है आपकी, ठीक है, सेक्स के अकॉर्डिंग, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, या आपका कोई प्लेस ऑफ बर्थ होगा, उसके आधार पर आप लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो आर्टिकल 15 का सहारा लेके आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, तो इनमें से कोई भी वर्ड वहां पे लिखा होगा तो आपने वो याद करना और अपना आंसर आर्टिकल 15 की तरफ लगाना है। बात करेंगे आर्टिकल 16 के ऊपर, तो इसमें भी होता है कि राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है कि जो आप लोगों के, ठीक है, रोजगार या लोक नियोजन, ऐसे हिंदी में आया होगा वहां पे, लोक नियोजन के समान अवसर। इसमें क्या होता है कि लोक नियोजन के समान अवसर का मतलब है कोई भी वैकेंसीज, कोई भी जॉब या कोई भी काम कहीं का भी है, ऑल ओवर इंडिया आप निकलता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये भी सारी चीजें रहेंगी। इसमें ना एक चीज इसमें पता है, जैसे आप लोगों ने ये भी चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी स्टेट आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही, जैसे आप अगर हिमाचल की बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आप क्लास 3 और क्लास 4 की जॉब करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ हिमाचल बोनोफाइड ही आएंगे, हिमाचल डोमिसाइल जो होंगे, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अदर स्टेट का है, उसने 10th कर रखी है हिमाचल में, या 10th और 12th कर रखी है हिमाचल एरिया में, तब भी वो जॉब कर सकता है ना। तो ये वाली चीजें होती हैं आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही लगाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें कुछ केस हैं जो आपके के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत आप लोग के आते हैं, जिसमें एक केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। एक केस हुआ था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस हुआ था। एक है देवदर्शन देवदर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का केस आता है वो मंडल कमीशन का केस आता है।
मंडल कमीशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है काफी बार। इसको ध्यान रखना, आर्टिकल 16(4) में आया है आप लोगों का मंडल कमीशन, जिसमें इन्होंने कुछ ओबीसीज के अगेंस्ट, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसमें याद रखना मंडल कमीशन होगा वहां पे, नहीं तो इंदिरा साहनी केस होगा। इंदिरा साहनी केस, ठीक है, तो इन्होंने किया था ये केस 1993 में। अच्छा, मंडल कमीशन वाला एग्जाम में तो काफी बार आपने देखा है, इसमें पता क्या थी, इन्होंने सुजेशन दिया था, सुजेशन किसके रिगार्डिंग, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। तो ये क्वेश्चन आता है कि ओबीसी के जो रिजर्वेशन है आप लोगों की, उनके रिलेटेड एक मंडल बनाया गया था, सॉरी उसके रिलेटिंग एक कमीशन बनाया गया था, उसका क्या नाम था, मंडल कमीशन था। मंडल कमीशन नहीं आएगा तो आप लोगों को ये पक्का आएगा। ठीक है, इंदिरा साहनी केस कौन से आर्टिकल से संबंधित है, कौन सी रिजर्वेशन से संबंधित है, तो इसको थोड़ा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 आप लोगों को बताता है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि छुआछूत या अस्पृश्यता जो आप लोगों की होती है, वहां पे ये देखने को मिलेगा कीवर्ड अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो आप इससे समझते हैं, ये भी आ सकता है। फिर आप लोगों को आता है आर्टिकल 18, जो बताता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखें कि जो टाइटल्स होती हैं, जो उपाधियां होती हैं, इसको स्टेट कभी नहीं दे सकता, स्टेट कांट बी प्रोवाइड इट। बट इसमें क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, जैसे राजकुमार, राजा, ऐसे नाम दे देते हैं ना कि इनको उपाधि अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने याद रखना, ये है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। एक्सेप्शनल केस होता है कि अगर इन केस ऑफ एजुकेशन, इन केस ऑफ एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एंड एक्सलेंसी, तब आप लोगों को ये वाला आप टाइटल लगा सकते हैं एजुकेशन में। जैसे आप लोगों ने देखा किसी ने डॉक्टरेट की, कोई डॉक्टर बना तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। कोई इंजीनियर है, ठीक है, ये उनकी क्या होती है, एक्सीलेंसी होती है। क्या होती है, एक्सीलेंसी होती है कि हमने ये अचीव किया है, बट वो किसके द्वारा, एक एजुकेशन के थ्रू। मिलिट्री, कैप्टन, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, ये सारी चीजें इनमें लगा सकते हैं। बट इसके अलावा किसी में भी आप नहीं लगा सकते हैं कि आपने कहा कि मेरे नाम के आगे ये लगेगा, तो इसको भी याद रखना। आर्टिकल 18 के अंतर्गत आप लोगों का उपाधियों का बिल्कुल अंत कर दिया गया है। इसके बाद है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं से क्वेश्चन ना बने, इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 19, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या होगा, सिटीजन्स के राइट की बात की जाएगी। यहाँ पे बात होगी जितने भी हम हैं नागरिक भारत के, इनके राइट की बात की जाएगी। बड़े आसान होते हैं, मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा, उतना याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा। जैसे आर्टिकल 19 के भाग 1 की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको फ्रीडम दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको स्पीच देने का और अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होगा। 19 बी के अंतर्गत हम बात करें, तो ये आपकी टू फॉर्म अ एसोसिएशन, आपको किसी भी तरह का कोई एसोसिएशन या कोई यूनियन बनाने का अधिकार 19 बी देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल सभी यूनियन बनाते हैं, कोई टीचर यूनियन लेके बैठा है, कोई ट्रक यूनियन, कोई टैक्सी यूनियन, सभी तरह की यूनियन है ना, छोटे से लेके बड़ा अपने बात रखता है कि हम अपनी यूनियन बनाएंगे, तो 19 बी हमें इसका अधिकार देता है। नहीं, 19 बी नहीं, आप इसमें रखो, 19 सी करो, 19 सी, 19 बी तो आपका दूसरे से रिलेटेड हो गया। 19 बी जो आप लोगों का होता है ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे करो, 19 बी लिखो आप लोग, 19 बी आप लोगों ने याद रखना है।
टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म। ठीक है, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अधिकार है कि आप किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग, किसी भी तरह की गैदरिंग, कुछ भी कर सकते हैं, मीटअप कर सकते हैं किसी के साथ भी। पर वो एक शांतिपूर्ण होना चाहिए और उसमें हथियार नहीं आने चाहिए। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। 19 का जो बी पार्ट है वो हमें इस चीज का अधिकार देता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के आप किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप गैदरिंग कर सकते हैं, मीटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। बट इसमें एक्सेप्शनल केस आता है कि जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं उनको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कृपान लेके चलते हैं वो, तो उन सिर्फ उनको ही कृपान ले जाना अलाउड है इस तरह से। पर कृपान उनका तब तक हथियार नहीं या शस्त्र नहीं माना जा सकता जब तक वो म्यान के अंदर है। अगर उन्होंने उसको म्यान से बाहर निकाला तो उनके ऊपर 19 बी की अवहेलना करने का केस लगेगा। तो ये ध्यान रखना। 19 बी आप लोगों को पता लग गया होगा, विदाउट आर्म। ये मैं बताऊंगा कैसे याद करने। 19 डी आप लोगों ने याद रखना है कि 19 डी क्या है। 19 डी के अंतर्गत हमें बात की गई है कि आप पूरे भारत में फ्रीली मूव, फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी हिस्से कोने में बिना किसी के, मतलब आप फ्रीली होके, शांत होके घूम सकते हैं। भारत में आपको भ्रमण करने का अधिकार है। ये किसको अधिकार है? भारतीयों को, सबको नहीं है। फॉरेनर तब घूम सकते हैं अगर उनके पास वीजा होगा। तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल ई जो आप लोगों का रहेगा इसमें हम बात करेंगे। इसमें सेम वही है, आप मूव की जगह बस यहाँ पे रेजिडेंट लिख दो या रिजाइड लिख दो, या आप यहाँ पे सेटलमेंट लिख दो या सेटल लिख दो। आप पूरे भारत में कहीं भी जाके अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। जहां जहां पे नहीं रह सकते वो आपका, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अभी तो आप उत्तराखंड वगैरह कि आप वहां पे नहीं जा सकते, मतलब रह नहीं सकते हैं, इसका ध्यान रखना। एफ मैंने आपको बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था। जी है आप लोगों का। इसमें क्या होगा आप लोगों का, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी, प्रेफर और कैरी एन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप भारत के किसी भी कोने में जाके कहीं पे भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे काम धंधा कर सकते हैं, ये सारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई। अब हम बात करेंगे कि हमें इनको याद कैसे रखना है। तो ABCDE F आप लोगों का नहीं है। क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन सा इसका पार्ट को रिमूव कर दिया गया है? 19 का पार्ट F, इसको ध्यान रखना। तो इसको याद करने का क्या तरीका होता है? इसको याद करने का तरीका होता है SA, बी में भी A, सी में भी A, डी में लिखेंगे आप M, ई में लिखेंगे R, और लास्ट वाले में लिखेंगे O। इसे कहते हैं सामरू। सामरू का मतलब एस से आपको स्पीच वर्ड जरूर आएगा। एक ही बात की जाए तो एसोसिएशन होगा। एक ही बात की जाए असेंबल जरूर होगा। ठीक है, असेंबल पीसफुली आपको याद रखना। एम से आपका मूव, फ्रीली आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, रेजिडेंट बन सकते हैं, ऑक्यूपेशन आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो 19 वाले आर्टिकल याद करने के लिए आपने कौन सा वर्ड याद रखना? सामरू, SAAMRU।
याद हो गया। एस से हमें स्पीच की बात की जाएगी। ए से हमें असेंबल बात की जाएगी बिना हथियार के। ए से बात करेंगे तो एसोसिएशन और यूनियन बनाने का हमारे पास हक है। एम की बात करेंगे कि आप पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आर से बात की जाएगी, रेजिडेंट की बात होगी। यू से बात की जाएगी तो सॉरी, यूनी ओ की बात की जाएगी तो ऑक्यूपेशन की बात होगी। तो सामरू याद रहेगा आप लोगों का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 का कौन सा पार्ट हटाया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी 19F हमने हटा दिया है। अब बात करेंगे आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 जो हमारा होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस लग जाता है, उसको कन्विक्शन ऑफ केस लगता है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो दोष सिद्धि आप लोगों की जो होती है उससे रिलेटेड है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई आपराधिक केस आ जाता है या आपके ऊपर कोई दोष सिद्धि का केस आता है, तो उसके संदर्भ में आप लोगों को कुछ संरक्षण दिए गए हैं। तो ये क्या क्या संरक्षण हमारे होते हैं, इसमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए, आप लोग वैसे ही याद रखना, आपको याद रहेंगे। नो एक्स पास्ट फैक्टोलो। तो नो एक्स पास्ट फैक्टो लो क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी ऑल ओवर इंडिया में जो कुछ कानून लागू किए गए हैं, ठीक है, 1 जुलाई से। तो मान लो कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने 30 जून को कोई केस उसके ऊपर हो जाता है, मतलब वो कोई उसने अपराध कर दिया, कोई उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसके ऊपर वही कानून लगाए जाएंगे जो 30 जून वाले थे। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जो कानून लगेगा वो 1 जुलाई वाला लगा देंगे। फिर 1 जुलाई के बाद किसी ने कोई भी किसी भी तरह का क्राइम किया तो उसके ऊपर 1 जुलाई वाले ही कानून लगेंगे, 30 जून वाले कानून नहीं लगेंगे। इसके बाद आप लोगों का होता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने खिलाफ ही गवाही नहीं देंगे। फोर्सफुली आपको तैयार किया जाता है कि आपको गवाही देने की, आपने ही ये दोष सिद्ध किया है। तो आपने ये भी ध्यान रखना कि अपने खिलाफ आप अपना गवाह नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पुलिस है, पुलिस को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप एक दोष या दोषी कहलाएंगे, ठीक है। 20 आ गया समझ के अपने लिए जो दोष सिद्धि वाले उसके रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का होगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो क्या होती है आप लोगों की पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या होते हैं, सिंपल सिंपल से हैं जो आप लोगों ने सोचे भी नहीं होने, कि आपको सोने का अधिकार है। ये वाले आते हैं, बताते नहीं है इनको, बट याद रखना यही राइट टू, आप लोगों को सोने का अधिकार है, आपको बिजली का अधिकार है, आपको पानी का अधिकार है, आपको पोल्यूशन फ्री रहने का अधिकार है। तो ये सारे, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कोई भी दिक्कत आती है कि मान लो किसी से ओवर टाइम काम करवाया जा रहा है, तो वो उसका कौन सा आर्टिकल 21 उसका क्या हो रहा होता है, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा होता है। किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट, पॉल्यूशन देखा होगा, पॉल्यूशन के अगेंस्ट कितने कितने धरने होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों की रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को राइट टू इलेक्ट्रॉनिक, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला बताया कि हाँ जी आप लोगों को फ्री में बिजली दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो अधिकार है वो अधिकार आप लोगों का रहेगा, आपको बेसिक नीड प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। आर्टिकल 21A के अंतर्गत कुछ चीजें याद रखना आप लोगों ने, वो क्या आप लोगों की रहेगी, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा, क्वेश्चन आएगा इसका जरूर आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि आपको राइट टू एजुकेशन इसमें ऐड किया है, आपको शिक्षा का अधिकार है। यहाँ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझना, कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई है किनकी,
6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल में आपको फ्री एजुकेशन, फ्री मिड डे मील खिलाया जाएगा। और वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय, तो याद रखना। अच्छा, राइट टू एजुकेशन का मतलब यह है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, चलो आगे बताता हूँ इसके बारे में, वहां पे रिलेट करेंगे हम इस चीज को। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 हमारा होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन। इसमें क्या होगा, आप लोगों ने समझना है कि राइट अगेंस्ट अरेस्ट, इसमें दो चीजें आती हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक होती है आपकी प्यूनिटिव, और एक आप लोगों ने याद रखना है, एक होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव आप लोगों को एक कीवर्ड दिए जाते हैं, पूछा जाता है कौन से आर्टिकल से संबंधित है। प्यूनिटिव का मतलब होता है कि आप लोगों ने कोई भी क्राइम है वो कर दिया, तब ये वाला होगा आप लोगों का। और जो आप लोगों का प्रिवेंटिव होता है, इसमें क्या होता है कि आप सस्पेक्ट हैं कि हो सकता है आपने किया हो। इसमें आपके पास कुछ राइट होते हैं। सबसे पहले आपका राइट होता है कि आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आपको रीजन नहीं बताया जाता तो आपका आर्टिकल 22 क्या होता है, उसका हनन। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल 22 के अंतर्गत एक प्यूनिटिव एंड सेकंड इज प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब और प्रिवेंटिव का मतलब, अगर आपने क्राइम कर दिया है या आप सस्पेक्ट हैं, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, इन दोनों कंडीशन में। पहली कंडीशन जो हमें कहती है कि आप लोगों को हमें बताना पड़ेगा रीजन कि क्यों अरेस्ट किया है। अगर अरेस्ट कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। एंड थर्ड, जो भी पर्सन जिसको आपने अरेस्ट किया है उसके पास अधिकार है कि वो वकील कर सके, अपना लो कंसल्ट कर सके। और मान लीजिए कि जो व्यक्ति दोषी है वो अपना वकील नहीं कर पाता है, तो कोर्ट का अधिकार बनता है कि उसको गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करवाए। ये चीज आपने ध्यान रखना है। सस्पेक्ट आप लोगों का रहता है कि इसमें अगर आपको, आपकी सस्पेक्टेड है कि आप क्या कर सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं, तब आप लोगों को क्या कर ले जाता है कि मतलब अरेस्ट कर ले जाता है। ठीक है। ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली चीज। आर्टिकल 23 जो हमारा है, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, मानव तस्करी, कि आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं और फोर्सफुली किसी को लेबर का कार्य भी नहीं करवा सकते हैं। ये भी है, जैसे बंधुत्व वो आप लोगों के होते हैं, अगर आपने किसी से काम कराना है तो आपको उसको इक्वल वो देना पड़ेगा वेजेस, या आप उसको दिहाड़ी देनी पड़ेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, मानव तस्करी नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो मैं पीछे आप लोगों को बताने वाला था आर्टिकल 21A के अंतर्गत वही बात। चाइल्ड लेबर के ऊपर अब कुछ चीजें ध्यान से समझना क्या होती हैं, जो हम समझते हैं उससे थोड़ा अलग भी होता है कुछ। प्रोहिबिशन करवाई जाती है कि आप चाइल्ड लेबर नहीं करवाए जाते हैं, कि आप 14 14 साल के बच्चे या 14 साल से नीचे के बच्चे से आप लेबर का कार्य नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आर्टिकल 21A का हनन होता है, आप उसको उसकी एजुकेशन से वंचित करते हैं। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा आप लोग माइंड में याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को जरूर।
अच्छा, इसमें कुछ आप लोगों ने ध्यान रखने वाली चीजें जो हमारे पास ये रहेंगी कि अच्छा, इसमें ये रहता है कि जो डेंजरस एरियाज होते हैं, जैसे खदानें होती हैं कोयले की हैं, माइंस जो आप लोगों की होती है, कोयला की है, हीरे की है, सोने की है। तो आप लोग जानते हैं कि जो कोयले की खानें वगैरह होती हैं वहां पे सुरंगें बनाई होती है इन्होंने। तो वहां पे एक छोटा सा ही बच्चा घुस सकता है, तो वहां पे चाइल्ड लेबर करवाई जाती है। जो भी डेंजरस एरिया होंगे, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे माइंस हो, या कुछ भी ऐसी जगह हो, वहां पे आप 14 साल के बच्चे से लेबर नहीं करवा सकते हैं। आपके पास अधिकार है, 14 साल का जो बच्चा है, 14 साल से छोटा बच्चा जो है, उसके पास अधिकार है कि वो काम कर सकता है। और कोई व्यक्ति 14 साल के बच्चे से काम करवा सकता है सेफ एरिया में। पर एक्सेप्शनल में याद रखना कि यहाँ पे उसका जो एजुकेशन आवर्स होगा या उसका जो स्कूल टाइम होगा, मान लीजिए 9 से 3 है, तो 9 से 3 आप उस बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। 9 से 3, 3 बजे के बाद आके वो बच्चा आपके पास काम कर सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, 12 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो 12 जून हमारा होता है डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के विरुद्ध, ये वाला आप लोगों का दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे आर्टिकल यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, राइट ऑफ रिलीजन। राइट ऑफ रिलीजन हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 25 सीधा सा बात है कि किसी भी व्यक्ति के पास अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता नहीं है। आप फोर्सफुली किसी को भी नहीं कह सकते हैं कि आप हमारे धर्म को मानो, आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, तो फ्री प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो अपने धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट किसी को आप फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 25 हमारा यहाँ पे कंप्लीट। आर्टिकल 26 जो हमारा होता है, इसमें क्या होते हैं कि आपके पास एक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हैं, लंगर भंडारा, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं ना, वही चीज इसमें आती है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का बखान करना चाहता है, भंडारा लंगर जो भी करना चाहता है कर सकता है, उसके पास अधिकार है। आर्टिकल 26 का। आर्टिकल 27 हमें ये कहता है, नो टैक्स ऑन प्रमोशन ऑफ रिलीजन। धर्म के प्रति कोई भी कार्य हो रहा है तो आप उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 28 हमें ये अंश आपके पास अधिकार देता है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे उनमें आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन रखने का अधिकार है। ठीक है, अच्छा, इसमें याद रखना आप लोगों ने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं रख सकते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, नहीं रख सकते हैं। आप रख सकते हैं कहाँ पे? जो आप लोगों के सेल्फ फाइनेंस होते हैं या जिनको गवर्नमेंट के द्वारा एलो किया, जैसे मदरसा होता है आप लोग, आपके सिख समुदाय के, ये भी अपने धर्म के लिए रखते हैं ना। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों ने, बौद्ध धर्म जैन धर्म वाले, तो ये ध्यान रखना कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे, जैसे आप लोगों के, क्या चीज बोल रहा हूं मैं, जैसे आप लोगों के गवर्नमेंट स्कूल हैं,
गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्टर नहीं रख सकते हैं कि आप लोगों को ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके किसी को कर्म कांड की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कूलों में आप लोगों को कर्म कांड की शिक्षा नहीं दी जाती है, उसको एज एजुकेशन जब आप उसका एक रूप दे सकते हैं तब उसको दिया जा सकता है, ठीक है। कोई तांत्रिक विद्या होती है उसको आप नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज तरह का समझना। जैसे कर्म कांड की अगर हम बात करें, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे, जैसे संस्कृत कॉलेजेस होते हैं, तो वो वहाँ पे एजुकेशन बताते हैं इसकी, ठीक है, कि किस तरह का आपका संस्कृत एक लैंग्वेज है आप लोगों की, तो उसको पूरा पढ़ाते हैं। इसी तरह उर्दू की भी लैंग्वेज है, उर्दू वालों को भी पढ़ाया जाता है। पंजाबी भी एक लैंग्वेज है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बट जब इनके बात बात आती है, जैसे आपके मदरसे वगैरह होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर रखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो उनको ये राइट किसके अंतर्गत आता है? उनको राइट आता है इसके अंतर्गत, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आपका आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का इम्पोर्टेंट है कि इसको राइट टू माइनॉरिटी भी कहा जाता है। राइट टू माइनॉरिटी, ये क्वेश्चन आता है, अल्पसंख्यक का अधिकार। इसमें क्या होता है, आर्टिकल जैसे 29 है, आर्टिकल 29 हमें कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये क्या होते हैं? तो ये आपने याद रखना, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक होते हैं उनको अपने धर्म को बचाने का अधिकार होता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आर्टिकल 30 जो हमारा है, तो मैंने पीछे कहा आप लोगों को कि माइनॉरिटीज के पास क्या होता है यहाँ पे, एक इनके पास एक अधिकार होता है, राइट होता है कि ये अपने इंस्टीट्यूशन में कोई भी एडमिनिस्टर रख सकते हैं, एडमिनिस्टर रख सकते हैं, जो इनके उस संप्रदाय या उनके उस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सके, पूरा उसका संचालन कर सके, उसका प्रचार एवं प्रसार कर सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था, ये हमारा कंप्लीट है। तो इसमें जो हमारी है आती है, तो इसमें क्या आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन आता है कहाँ से लिया गया है इसको, इसको लिया गया है यूनाइटेड किंगडम, यूके से। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, आपको क्वेश्चन आएगा हार्ट एंड सोल, वैसे सोल ही आता है, हार्ट नहीं आएगा, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है, तो वो आर्टिकल 32 है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारे पास क्या होता है आप लोगों का, अगर आपके राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी आप लोगों के फंडामेंटल राइट के रिलेटेड जो भी इशू होगा, जो भी रिट्स आप लोगों की होती हैं, उनको रिफ्यूज नहीं करेगा, आपके बारे में सुनेगा और सबसे पहले आपकी सुनवाई करेगा। बट आर्टिकल जो आप लोगों का होता है, सॉरी, जो आपका हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। हाई कोर्ट का जो दायरा होता है रिट्स से रिलेटेड, वो बड़ा होता है क्योंकि ये स्टेट में होता है। तो यहाँ पे क्यों आप लोगों का ऐसा होगा, अगर बात की जाएगी आर्टिकल 32 की, आपके आर्टिकल 32 किसी भी तरह से इनका हनन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट आर्टिकल 32 को लेकर आप हाई कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये सेम प्रोसीजर आर्टिकल 226 का है, किसके पास, हाई कोर्ट के पास। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। आपके पास 5 तरह के अधिकार होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट आप लगा सकते हैं। एचएएस के पेपर में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, मैंने डिटेल में बताया था, आपके एग्जाम में डिटेल में नहीं आएगा। 5 तरह की रिट होती हैं, अगर इनमें आप लोगों को किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जा सकते हैं। जैसे हैवस और पस, ये
आप लोगों ने सीक्वेंस याद रखने हैं। सेकंड आप लोगों का होता है मैंडामस। मैंडामस। थर्ड आप लोगों का होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। फोर्थ आप लोगों का होता है क्योब्रांटो। वारंटो। और लास्ट आप लोगों का होगा कर्टियोरी या सर्टियोरी। सर्टियोरी। तो ये आप लोगों के 5 तरह के रिट्स होते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जो आप लोगों का सबसे पहला है हॉवियस कार्पस का, इसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इनको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये। डिटेल कोर्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप ऐसे लिख लो, करवा देता हूं मैं आप लोगों को। इसमें क्या होता है आप लोगों का, सिंपल सी बात याद रखना, टू गेट द बॉडी। ठीक है, शरीर को पाना। जब यह रिट आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज की जाती है, तो इसके अंतर्गत जो भी आप लोगों का व्यक्ति होगा जिसको गिरफ्तार किया होता है, उसको टू गेट द बॉडी का मतलब ये होता है, ये नहीं होगा कि कोई इंसान मर गया उसकी आप लोगों को बॉडी प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो बात नहीं है। मान लो सुप्रीम आपको इशू कर दिया ये वाला, तो आपको क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पेश होना पड़ेगा, मतलब व्यक्ति को वहां पे होना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये रहता है कि अगर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे गैर तरीके से या इलीगल रूप से मुझे यहाँ पे क्या किया गया है, बंदी बनाया गया है, तो उसको रिलीज ऑर्डर भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और इसके अलावा एक तो मैंने कहा कि उसको इलीगल तरीके से अरेस्ट किया, दूसरा अगर कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट तो कर लिया पर उसको गलत व्यवहार किया जा रहा है उसके साथ जेल में, तब भी ये रिट आप जारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने याद रखना है कि जो हॉवस ऑर्पस होती है आप लोगों की, ये किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए इसको लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल आप किसी पर्सन के लिए, कोई भी सरकारी अधिकारी है उसके ऊपर या कोई भी पर्सन है उसके ऊपर इसको लागू कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा मैंडामस। मैंडामस का मतलब होगा परमादेश। यहाँ पे आदेश आ चुका है। तो आदेश क्या है, इसमें क्या होता है, ये एक तरह का उच्च आदेश होता है, हायर ऑर्डर होता है, जिसके तहत कोई भी सरकारी पदाधिकारी होगा उसको अपना कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ताकि फंडामेंटल राइट आप लोगों के क्या हो सके, सेफ रह सके। कोई भी सरकारी अधिकारी है वो बोलता है कि मैं आपका ये काम नहीं करूंगा और आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो यहाँ पे उनको परमादेश दिया जा सकता है और वो ये कार्य उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट आएगा यहाँ पे प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन आप लोगों ने ये याद रखना है, वो क्या होता है, प्रतिषेध जिसे हम कहते हैं। ये भी एक जुडिशियल रिट होती है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा वो अपने लोअर कोर्ट को आदेश दे सकता है उसके खिलाफ कोई भी। जैसे मान लो कोई जज है लोअर कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसने आपके अगेंस्ट कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जजमेंट पास कर दी और मान लो आपको जेल होगी बिना मतलब के, आपने अपना केस जाके सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया कि मेरे साथ तो ऐसे हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपका जो भी केस होगा, जो भी लोअर कोर्ट ने जजमेंट दी होगी उसको निरस्त करेगा, डिनाई करेगा और आपको रिलीज कर सकता है, आपके फेवर में भी जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो की मतलब होती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होगा कि इसके तहत कोर्ट चाहे तो किसी भी सरकारी पदाधिकारी जो आप लोगों का होता है उसके अधिकार के बारे में पूछ सकती है, पदाधिकारी से पूछ सकती है कि वह किस अधिकार से वो काम कर रहा है। यदि पाया जाता है कि वो व्यक्ति जो भी है आप लोगों का, वो अपने कार्य जो भी उसने किया है वो गलत तरीके से उसको कर रहा है, तो उसको उस कार्य को करने से हटाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। कैसे? क्यों वारंटो आप लोगों का तब पास होता है, जैसे मान लो कोई क्लर्क व्यक्ति है और वो काम कर रहा है सीनियर क्लर्क का, मतलब जहां पे
इसको अधिकार है क्लर्क लेवल के काम करने और अपने सिग्नेचर करने का, बट इसने क्या कर दिया, सीनियर लेवल के व्यक्ति का काम कर दिया और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर मार दिए। सीनियर व्यक्ति को पता लगा ये कैसे कर दिया, अब वो जाएगा कोर्ट में और क्यों वारंटो होगा, उससे पूछेंगे तुम्हारा अधिकार के क्षेत्र में ये क्या काम आता था, अगर वो बोलता है नहीं तो उसके अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया जाएगा। लास्ट है हमारा यहाँ पे सर्टियरी। तो सर्टियरी होता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण आप लोगों का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो आप लोगों का होगा यहाँ पे, ये मैंने बताया तो नहीं आप लोगों को, बता दिया। सुप्रीम कोर्ट सिंपल सा है, लोअर कोर्ट के किसी भी फैसले को रद्द कर देता है, ये भी सेम आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोगों ने याद रखना है। जो आप लोगों का प्रतिषेध होता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या करता है, डायरेक्ट रद्द करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रोहिबिशन जो आप लोगों का होता है, इसमें याद रखना कि उसके फैसले पे रोक लगा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के काम की रहेंगी, यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो ध्यान रखना। वैसे रिट आप लोगों को नहीं पूछी जाएगी, ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। ये पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब हम कल। ये वाली क्लासें जो आपकी चली हुई हैं ये चलेंगी परसों तक। परसों मैं सारे कंप्लीट कर दूंगा। कल मैं आप लोगों की ज़्यादा देर क्लास लूंगा, 4 बजे वाली भी और 8 बजे वाली भी। ठीक है, परसों तक आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, फिर हम डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे।